प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजिया निगार हैं अवैस तौहीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले नून लीग ने रात के अंधेरे में एक और महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा, गरीब कुचला गया, बिजली भी मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क टूटने की धमकी के बाद इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिशें। शांगला जलसे में न्यूट्रल्स को मजीद न्यूट्रल न रहने का मशवरा दे दिया। मार्च के लिए अपना अगला लाए अमल हफ्ते को देने का ऐलान। क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को धमकाकर अपना मकसद हासिल कर पाएंगे? इसके अलावा बात करेंगे एफआईए ने हाई प्रोफाइल मुकदमात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी समेत कई आला शख्सियात के नाम शामिल। ईसीएल से निकाले गए अफराद की तफसीलात भी पेश कर दी गई। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अभी तो इस वक्त आई थिंक कोई भी बात करना जो है वो जस्टिस नहीं होगा लोगों के जज्बात के साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन। जिस तरह से दूसरी बार एक बहुत बड़ा इंक्रीज हम देख रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस में, और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। बिजली भी मज़ीद महंगी हो गई है और इस वक्त तारीखी जो है वो महंगाई, इन्फ्लेशन अगर रेट देखें तो वो हो गया है पिछले 30 माह की अगर मुद्दत में देखें या वैसे भी देखें। सो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? जी, पहले तो मैंने कहा हमारे जो रेगुलर होस्ट हैं, मेन होस्ट हैं खुलासा साहब, आप उनका जिक्र ही भूल जाती है। वो अपनी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन कर नहीं पा रहे, और हम शुक्रगुजार हैं अवैस तौहीद साहब के कि उन्होंने अपनी गूनागू मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया। तो पहली बात तो ये, तो बात खबरों का तो आपने एजेंडा बड़ा डिफरेंट रखा हुआ था, मगर एकदम से ये जो पेट्रोल का धमाका आ गया है कि ये 1.5 महीने में 60 रुपए के करीब 210 रुपए तकरीबन पर लीटर जो है ना पेट्रोल हो गया है। और पहले ये शनीद दी जा रही थी कि शायद ये किस्तों में करें, तो अभी उन्होंने एकदम से ये धमाका कर दिया। और अभी भी मुस्ता इस्माइल एहसान कर रहे थे कि अभी भी 9 रुपए हम नुकसान में कर रहे हैं। अभी तो आप पे बड़े शुक्र करें कि बड़ा एहसान किया है कि हमने पूरा बोझ नहीं लाना। अब अगर ये पूरा बोझ कितना होगा, ये 209 रुपए जो है, 210 रुपए, यही मेरा आवाम की कमर तोड़ने के लिए काफी ज्यादा है। अब इसमें 2-4 बातें हैं। पहली तो ये है कि जब ये बताया ये जाता था कि जनाब इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी नालायक है, उनके पास टीम नहीं है, उनके पास तजर्बा नहीं है, हमारे पास बड़े कारीगर लोग हैं, बड़े मैकेनिक लोग हैं और हमारे पास फार्मूला है, अब हमें बताएं, हम आपको कारीगरी करके दिखाएंगे। तो इनकी सारी कारीगरी तो फेल हो गई। अगर इनको अंदाजा था, अगर यही करना था कि कीमत बढ़ानी थी, और उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि बिजली की कीमत भी जो है वो 7-8 रुपए पर यूनिट बेस प्राइस में, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की बात नहीं कर रहे जो कि तेल के उतार चढ़ाव के साथ नीचे आ जाता है, बेस प्राइस कम नहीं होती है, उसकी समरी भी तैयार है और वो बम भी गिरने वाला है। और बिजली उस वक्त बढ़ाई जाएगी, पेट्रोल उस वक्त बढ़ाया जाएगा जबकि लोग अभी भी 8-10 और कई इलाकों में 15 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। तो ये तो एक तरफ। दूसरा, गवर्नमेंट का एक होता है कि चलो मान लेते हैं, हालांकि यूसुफ पीटीए के दौर में नहीं मानते थे कि इंटरनेशनल क्राइसिस है, दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उस वक्त इनके आर्गूमेंट्स और होते थे, चले मान लेते वो है। मगर हुकूमत नजर आना चाहिए कि अवाम की इस मुश्किलात को समझ रही है और उनके साथ हमदर्दी कर रही है, वो भी ऑप्टिक्स देखते हैं। और एक तरफ तो आज मुफ्ता इस्माइल साहब बिजली और तेल की कीमतों का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरे ऑप्टिक्स क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 54 लोगों के साथ 3 दिन के टर्की के दौरे पे आज गए हुए हैं, और वहाँ पे कोई वो इतनी मतलब कोई क़यामत नहीं आई हुई थी इस वक्त। टर्की का दौरा ठीक है, टर्की हमारा बड़ा ही अच्छा दोस्त है, सब कुछ है, मगर वहाँ से फौरी तौर पे जो क्राइसिस मुल्क में चल रहा है, शॉर्ट टर्म में वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, और वो कोई ऑप्टिक्स नहीं नजर आ रहे, गवर्नमेंट नहीं नजर आ रही कि नजर आए कि वो अपनी कोई कॉस्ट कटिंग कर रही हो। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त और उनके बेटे तकरीबन 5 घर चला रहे हैं, जाती उम्रा के लिए याद है लाहौर की फोर्स लगी हुई है। तो उनके यहाँ एक रवैये में तब्दीली होती है, नजर आती है कि आवाम को जब कॉस्ट कटिंग के लिए कहा जाता है तो गवर्नमेंट भी कम से कम नजर आए कि वो भी कोई अपनी कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं। एक चीज तो ये। दूसरा, उसके अंदर एक फैक्टर ये वाला आ जाता है कि क्या ये नागजीर था, क्या ये नामुमकिन था कोई और तरीका हो।
तो यहाँ मैं नहीं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, हफीज पाशा साहब की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, पाकिस्तान के बड़े मोटिवेटेड इकोनॉमिस्ट हैं, और वो कहते रहते हैं कि जनाब 1.5 ट्रिलियन के करीब कॉर्पोरेट सेक्टर को हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, और खास तौर पे वो बोले कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो ना एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना उनकी कोई बहुत ज्यादा कारकर्दगी है। काफी सारे इस तरह के लोग हैं, उनको जो एग्जेम्पशन, जो रियायतें दी जा रही हैं वो खींची जाएं, वो नहीं खींची जा रही, बल्कि अवाम को नीचे आसान तरीन काम होता है पेट्रोल पे टीका लगा देना, और फिर ये भी साथ में समझाना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्टली, इससे पहले कि वैसे साहब से इसका तबसरा लें, एक इतना बड़ा बम फाड़ने के बाद गवर्नमेंट के रवैये में कोई थोड़ी सी नरमी, लचक या एक गुंजाइश या कोई थोड़ी सी लचक नजर आती है? बिल्कुल नहीं आ रही। स्टांस उनका ये है कि ये सारा कुछ करने के बाद इसको पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, ह्यूबरिस कहेंगे, एग्रेशन कहेंगे, कि साथ में कैबिनेट ऐलान कर रही है कि जनाब वो इमरान खान और आरे लोग कैबिनेट, पिछली कैबिनेट के ऊपर गद्दारी के मुकदमे लाएंगे और वो गिरफ्तारी कर देंगे पूरे मुल्क के अंदर, और अगर वो वहां से निकले इस्लामाबाद तब भी पकड़े जाएंगे, और जो है रोज राना सनाउल्लाह साहब वो एक किस्म के न्यू बॉर्न जो है ना, नवाब काला पाक की सूरत में रोज आ जाते हैं, पूछो तेल लगा के ताव देते हुए कि जी वो रोज तारीफ होती है, जी कमाल है, पाकिस्तान ने एक शेर का बच्चा पैदा कर दिया जिसने पूरे मुल्क को डरा के रखा हुआ है। तो ऐसे मौकों पे जब आपको नजर आए कि आवाम की चीखें निकली जा रही है, तो गवर्नमेंट से ये की जाती है, तो थोड़ी सी लचक नजर आए, नरम नजर आए, और वो कहे जनाब आपस में मिलकर ये मुश्किल वक्त गुजारे हैं, वो बल्कि ललकारे मार रहे हैं। तो मुझे इस इकोनॉमिक लॉजिक भी इनकी समझ नहीं आ रही, इनकी पॉलिटिकल लॉजिक भी नहीं समझ आ रही। ये मुझसे ज्यादा नजर रखते हैं वैसे, तो इनसे पूछें, इनके घर की पेंटिंग ये पीछे बड़ी जबरदस्त खूबसूरत नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है, ये सब पेंटिंग और हमारी बिक जानी है। अच्छा अवैस तौहीद साहब, मुल्क में जिस वक्त आप ये कहें कि एक माशी इमरजेंसी लगी हुई है, और जो जिस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के लोगों के इस वक्त सिचुएशन है, स्पेशली जो पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे जो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी लाइफ पे जो इसका इम्पैक्ट है, हम अगर देखें तो गवर्नमेंट उस जमात की है जो आज से 3 महीने या 4 महीने पहले महंगाई मुकाओ मार्च कर रही थी, ठीक है, और इस जो ये गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इसको इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट कह रही थी, क्योंकि वो माशी तौर पे सही फैसले नहीं ले रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि हर बंदा माहिर माशियात था, और ये बताया जा रहा था कि किस तरह कौन से डिसीजंस लिए जाएं तो महंगाई कम हो सकती है। अब व्हाट इज़ दिस? और फिर दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि उनकी रवैये में, क्योंकि अगर सब एक मसले से गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क एक मसले से गुजर रहा है, तो आप अपने रवैये से बता रहे होते हैं कि हम भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा कि कहीं से बोझ जो है वो उनकी तरफ से भी उठाया जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? शुक्रिया रबिया। सबसे पहले तो ये पूछे कि आमिर मतीन को ये कैसे पता चला कि मैंने वाकई में 2-3 पेंटिंग्स बेचने के लिए आर्ट गैलरी से कांटेक्ट किया हुआ है? इनको इल्हाम हुआ है, इनको कैसे पता चला? आमिर साहब इज नोन फॉर सच। मेरी काफी अर्से से इन ऑल ऑनेस्टी मैंने 2-3 पेंटिंग्स जो है, इनको आमिर को तो पता है कि कलेक्शन है मेरे पास, लेकिन वो मैंने बाकी में आर्ट गैलरी, यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये तो अलग बात थी। लेकिन रबिया, बात ये कि आमिर ने बहुत ही अभी तजिया जो किया है बिल्कुल सही है, स्पॉट ऑन है। सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत क्या थी? जब आप कह रहे थे कि भाई हम ये मसाइल जो है हल कर देंगे, ये महंगाई का बोझ हल कर देंगे, फिर जैसे ही आपको हुकूमत मिली, इक़्तिदार मिला, तो आपने कहा कि लो भाई सारा कुछ जो है गुनाह जो थे ये महंगाई के और मईशत के, वो सारे इमरान खान हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इनके कांधों पे डाल दिया है। मकसद ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक क्या सिर्फ एक शख्स की तैनाती को रोकने की वजह से था? आपका पूरा बयानिया क्या इस पे था? और जाहिर बात है कि अभी भी एज वी स्पीक के इख्तलाफ राय मौजूद है कि भाई आप इलेक्शन कराएं, और उसके बाद आप न्यून लीग के अंदर भी कि भाई आप ये बोझ क्या आप ले रहे हैं, किस तरह इलेक्शन में जाएंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि IMF से इन्होंने क्या बात की। अभी तक तो मायदा नहीं हुआ, लेकिन ये 60 रुपये इन्होंने ये बढ़ा दिया, 8 रुपये का बिजली का पर यूनिट इन्होंने बढ़ा दिया। फिर दूसरा ये कि जो अभी बजट लेकर आएंगे
उसके बाद हम एक और मिनी बजट देखेंगे, बजट के अंदर और सख्त बजट आएगा। ये सारे एसएमईज को कोई इन्होंने वो दिया हुआ नहीं है। इन्फ्लेशन ये कहते हैं कि जी ऑफिशियली 13% है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं इंक्लूडिंग हफीज पाशा साहब, उनका आर्टिकल भी आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये 19% है। आपने इंटरेस्ट रेट 2.25% पहले ही बढ़ा दिया है। तो आप मुझे बताइए कि ये बिजनेस फ्रेंडली स्टेप्स हैं? और दूसरा ये कि मिडिल क्लास जो है उसको आपने रिलीफ क्या दिया है, और आपका कौन सा टैक्स नेट बढ़ने वाला है, और आप जो वादे करेंगे आईएमएफ से रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे? अगर आपको अपनी मईशत का संभाला देने के लिए 36-37 बिलियन अरब डॉलर चाहिए, तो ये 3 री रोलिंग के 2.3 चाइना से मिलने का, 1 यूएई से री रोल करने का, या सऊदी अरब से आप जो री रोल करवाना चाह रहे हैं, उससे क्या होएगा? बात यह है कि अगर आपको सख्त फैसले करने हैं तो आप अपने गिरेबान में जाके अपने घर के अंदर वो फैसले करें। कहें कि जी 1000 सीसी से कोई भी बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। आप रखें स्कूल कॉलेजेस के अंदर के जो तलबा तालिब इल्म हैं, जो अशराफिया की औलादें हैं, ओलिगार्क्स की, वो साइकिलों पर आएँ। कोरोना में हम देख रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर सारे बच्चे बच्चियाँ साइकिलिंग कर रहे थे। तो आप स्टेप्स ऐसे लें जिसको लोग भी ऑन करें। आप घूमें 3000-4000 सीसी के अंदर, आवाम को कहें कि जी अब आप पेट्रोल इस्तेमाल ना करें। भाई पेट्रोल का मतलब ये है कि हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, आलू, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कीमत जिसकी बढ़े नहीं। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हर चीज़ का एक ट्रैवल होता है, और ट्रैवल होएगा तो फिर उस पर कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो नून लीग के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मखलूत हुकूमत है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये आईएमएफ के साथ इतनी सख्त शराइत से बात करे। और आप पहले इतनी तनकीद कर रहे थे कि ठीक है इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी तो नहीं फेरी कि जी मईशत सही हो जाए। उससे पहले हमने नून लीग के उसमें देखा था, उससे पहले हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखा था। कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, 130-135 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हमारे सर पर है, हमारी कौम पर है। आप कौन सी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, कौन सी आपने, अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी जब बिजली की लोड शेडिंग होगी? 4-4 घंटे इन इलाकों में जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे आमिर साहब हैं इस वक्त, वहाँ पे 4-4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। वहाँ पे रिकवरी का जो रेशियो है वो 95% है। कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं लोड शेडिंग? आप कहते थे हमाद अजहर नहीं लाए, बिल्कुल हमाद अजहर ने एलएनजी के अंदर या उसके अंदर देर में लेकर आए होंगे, ताखीर की होगी, लेकिन आपने कौन सा करेक्टिव मेजर किया? तो मैं समझ रहा हूँ कि मईशत के गिरदाब में जो इस वक्त रियासत फंसी हुई है, हुकूमत फंसी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये 22-24 लोगों की लड़ाई के अंदर 22 करोड़ अवाम की किस्मत दाव पे लगी हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर उन्हें ये कड़े स्टेप्स लेने हैं तो अपने एंटोराज को कम करें, अपने अखराजात को कम करें। आप देखिए फिर बोलते हैं कि ज़ाती बात होती है। आमिर इसकी बात करेंगे, उस टेबल पर जिस पे डिनर हो रहा था टर्की के अंदर, उसमें सलमान शहबाज और उनकी वाइफ भी बैठे हुए थे। बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह आप बैठे, लेकिन आप कोर्ट के अंदर लाहौर के अंदर बता रहे हैं कि जी उनका एड्रेस नामालूम है, एड्रेस हमें पता नहीं है। तो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ आप करेंगे तो जो आपने तनकीद की थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, और मैं कोई उनकी सियासत से बहुत ज़्यादा इत्तफाक नहीं करता खान साहब की, उसके बावजूद आपकी तनकीद कहीं पे ग्राउंड तो होल्ड करे ना। आप ऐसी कोई मिसाल तो दें, या वही 80-90 की दिहाई के वन लाइनर्स या नारों से आप अवाम की किस्मत बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आई बिलीव कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब कह दिया है कि इंतखाबात के लिए तैयार है, मैं समझता हूँ कि बजट के बाद या उसके कोई ऐसा टाइम फ्रेम रखें, और एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है इमरान खान साहब की पार्टी, उसके साथ बीच में कोई बात डालें और गुफ्त शरीर के ज़रिए एक इलेक्शन जो है वो कराएं, चाहे वो अक्टूबर में कराएं चाहे नवंबर में कराएं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐलान करें ताकि नई हुकूमत जो है वो आके
सख्त और कड़े शराइत जो माने भी अगर डोनर एजेंसीज के या मगरबी दुनिया के, तो फिर अवाम उनके साथ खड़ी होती है नहीं खड़ी होती, वो उन पर डिपेंड करेगा। ये मखलूत हुकूमत जो है मैं समझता हूँ कमज़ोर है, कंप्रोमाइज़ है, और जब से काबीना के वज़रा लंदन में हाज़िरी देकर आए हैं, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब उस झटके से अब तक रिकवर नहीं कर पाए हैं कि आप एक कमज़ोर वज़ीर आज़म। मैं समझता हूँ कि अगर आपको सख्त शराइत देनी है तो फिर आपको मजबूती के साथ अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा और अपने स्टेप से साबित करना होगा कि आप वाकई में कमिटेड हैं। जी आमिर मतीन साहब, अवैस तौहीद साहब ने जो कहा वो आपने सुना, और अब होना क्या चाहिए? जिस तरह अवैस तौहीद साहब ने कहा कि एक तरीक़ाकार होना चाहिए, सबसे पहले तो करेक्टिव मेजर्स नज़र आने चाहिए, दूसरी बात इलेक्शन में जाना जल्द से जल्द वो इस वक्त नीड है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, और क्या नज़र आता है कि क्या कुछ इसके ऊपर मूवमेंट होगी आफ्टर ऑल दिस इज हैपनिंग? मूवमेंट पता नहीं है, मेरे या वैस के कहने पे तो नहीं होगा, मगर आप देखिए ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं। ये जो वैस ने भी पॉइंट आउट किया, कि मेरा ये तस्वीर भी प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे कि आज सलमान शहबाज शरीफ साहब जो वहाँ अपनी बेगम साहब के साथ तैयब अर्दगान की टेबल पे वो बैठे हुए हैं। ये क्या मजाक है? एक तरफ तो आप ये इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे कर रहे हैं और वो अखलाकियात की बात कर रहे हैं और कानून तोड़ने की बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ जो उन्होंने बात की है, ये जो आप महंगाई की तरफ जो हालात करने जा रहे हैं, उसके बाद तो खुदा खास्ता है इस मुल्क की सिक्योरिटी को इससे बड़ा क्या खतरा है? इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो कि जनाब हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोगों पे इतना बोझ ना डालें। आप उमराज की तरफ से देखेंगे वहां से क्या गुंजाइश निकलती है, और आप बजाय इसके कि एक तरफ आप कह रहे हैं जी आप कानून के मामे बनने हैं और आपने इस बात को उनको गिरफ्तार कर लेना, एक मज़ाक़ बात मैं समझता हूँ बयान है। और उससे ज्यादा मज़ाक़ बात यह है कि पैमरा ने वो भी नोटिस इशू कर दिया है कि ये चीज नहीं दिखाई जाएगी। और भाई ये बात कोई 50,000 दफा 50 लोग रोज करते हैं, हर थड़े पे बात हो रही है, पॉलिटिशियन करता है। तो ये दूसरी तरफ खुद कानून की सूरत हाल ये है कि मफरूर आदमी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तुर्की के सदर के साथ जो है ना वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। फिर आधी कैबिनेट जाती है, उनके जो ताया है लंदन के अंदर वो भी एक मफरूर है। और जो मर्जी कह लें गलत सही, मगर उनका लीगल स्टेटस ये है कि वो मफरूर है। मफरूर के बाद आधी कैबिनेट जाके वहाँ पे बैठी होती है। जब तक हमारी सारा हाई कमीशन जो है ना आदि की ड्यूटी है कि वो उस मफरूर की ड्यूटी दे रहा है, कोई खाने लेके जा रहा है, कोई कड़ाइयाँ लेके जा रहा है। तो ये तो कानूनी सूरत हाल है। मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है जी, बिल्कुल। इसकी तरफ मैं आना चाहूंगा कि ये जो बाकी FIA की रिपोर्ट आई है कि कहाँ से गुंजाइश है कि चीनी माफी को कोई नहीं हाथ डाल रहा, IPPs को कोई नहीं डाल रहा, घूम फिर के वहाँ की पेट्रोल की जेब में से निकाल के पेट्रोल के पैसे निकालने हैं। ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल FIA के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे जो इमरान खान की स्टेटमेंट उसको भी थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अवैस तौहीद साहब का भी उस पर कॉमेंट लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमिर साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि FIA पे आप बात करना चाहेंगे, आज जो है वो FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात की जो डिटेल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। इसके अलावा जो ECL से निकाले गए नाम हैं उनकी डिटेल्स भी शेयर कर दी गई हैं। क्या कहेंगे इस पे? आमिर साहब मौजूद हैं? अवैस तौहीद साहब, आमिर साहब को कुछ देर में हम लाइन पे ले रहे हैं। आप बताइए कि इस तमाम मैटर को किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो नाम सामने आए हैं इन नामों के ऊपर जिस तरह से ये एक्शन लिया गया, तो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? किस तरह से ये प्रोग्रेस करती हुई नजर आती है आपको? देखिए, मुझे ये हमेशा से लगता है कि जो हमारे यहाँ एहतसाब का मेकैनिज़म है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, FIA हो, NAB हो और दूसरे जो इदारे हैं, वो ताकतवर को एहतसाब के कटहरे में या इंसाफ दिलाने में मज़लूम को वो कामयाब नज़र या फ़ाल नज़र नहीं आते। ये हमने तो बचपन से देखा है, अब अधेड़ उम्र हो गए हैं कि कोई ताकतवर जो है वो निकल जाता है शिकंजे से एहतसाब के, चाहे वो करप्शन के मुकदमात हों, चाहे वो चोरी के मुकदमात हों। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं,
और मैं कहीं पे पढ़ रहा था और कुछ इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था कि 78 बिलियन डॉलर्स, 78 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के लोगों ने, शहरियों ने मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किए। हम और आप, हमारी रियासत 2-2 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल लिए घूम रहे हैं माजरत के साथ। कितना हमारी खुद एतमादी को ठेस पहुंचती है, हमारी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचती है, हमारी का मतलब हमारी रियासत को, हमारी ममलिकत को। और ये FIA का अभी हो रहा है, सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो, चाहे उससे पहले नवाज शरीफ साहब का, सेनेटर सैफुर रहमान एक माजरत के साथ एक इतने ताकतवर बने हुए थे फ़िरौन की तरह कि उन्होंने अखबारों के दफातर, न्यूज़ प्रिंट बंद कर दिए थे, उन्होंने छापे लगाना शुरू कर दिए थे। इसी तरीके से हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखा, इसी तरीके से हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखा। ठीक है, उसमें सिर्फ सियासी असीरान जो हैं वो नहीं हुए, कि कैदी नहीं हुए। फिर हमने अभी खान साहब के उसमें दौर में देख लिया। अब खान साहब रिग्रेट करते हैं कि जी एहतसाब नहीं हो सका क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव उस पर खड़ा हुआ था। बात ये रबिया के अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब 75 साल होने वाले हैं हमारी आज़ादी को, हमारी ममलिकत को, हमारी रियासत को, और हम उन बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं कि जिससे हमारी खुद मुख्तारी को ठेस पहुंच रही है। देखिए आप, पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं हम। पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर हमारे पास 1994 के अंदर स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास थी, हॉकी की वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास थी, क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन हम थे, स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन हम थे। अंदाज़ा लगाइए कि हमारे तनज़ुली किस तरह हुई है हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुख्तलिफ अमूर के अंदर। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी सियासी क़ुव्वतों को, हमारी अस्करी क़ुव्वतों को, हमारे इदारों को ये मिल बैठ के एक फ़ैसला करना है कि आप इस रियासत को अगले 30 साल के लिए कैसे चलाना चाह रहे हैं। ये 3 महीने, 6 महीने का विज़न और 5 महीने का विज़न इससे नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी ये कहती है कि हम जियो स्ट्रेटजिक या जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमारे अमाल भी वैसे ही होने चाहिए। और हमारे अमाल कैसे होंगे? जब इंटरनल सिक्योरिटी का हमें मसाइल होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल अगर होंगे तो हमें पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम है और ईस्टर्न बॉर्डर पे तो है ही हमारे राइवल इंडिया के साथ। और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर आप देख लीजिए कि तहरीक तालिबान के साथ, माजरत के साथ, मेन स्ट्रीम में इस पॉलिटिक्स की वजह से हम वो बात ही नहीं कर पाते राबिया कि किस तरीके के उनके मुतालबात हैं कि जी फाटा मर्जर ख़त्म कर दो, शरीयत नाफिज कर दो, हमें एक इलाका दे दो, और यहाँ से जिरगे के जिरगे वहाँ पे जा रहे हैं काबुल के अंदर। बात यह है कि जिन्होंने इस लोगों के, हमारे शहरियों के खून से अपने दामन जो है वो उनके ऊपर, हमारे खून की छींटें हमारे शहरियों की, उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर होना चाहिए, एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए। जेलों से बग़ैर सदारती माफ़ी के ये भी इत्तला है कि 2 जो लोग हैं TTP के, उनको रिहा किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह आप आगे नहीं चल सकते। एक कदम आगे जाएंगे, 2 कदम पीछे होंगे। बात FIA से शुरू हुई थी और कहाँ पे पाकिस्तानी तालिबान पर बात आ गई। मसाइल बहुत ज़्यादा है जी। अवैस तौहीद साहब, नहीं आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि यू नो इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। और जो बात आप कर रहे हैं कुछ उससे मिलती जुलती बात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कर रहे हैं कि अब कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता और सबको मिल बैठ के फैसला करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये 3 महीने, 3 साल, 6 महीने, 6 साल की बात नहीं है। आमिर साहब का इनपुट इस पर बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आमिर साहब का इस पर इनपुट लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमिर साहब, आपसे इसके ऊपर कमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जो FIA वाला मैटर है, उन्होंने आज डिटेल्स पेश की हैं जी, ये जो बाकी भी जी FIA वाला जो आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिए वो तमाम इम्पोर्टेंट केसेस जो कि इस वक्त अंडर ट्रायल हैं या जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि उन्होंने कोई शक किया है कि उनके डिले की जा रही थी, टेम्पर की जा रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदल रहे जा रहे थे, उस शूबे के अंदर उन्होंने तफसील बुला रही है और वो माइंड बॉगलिंग है।
उसको देख लें और मेरा ख्याल ये प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें तो उसको आधी कैबिनेट तो वो एक्यूज है, मुश्तबा लोग हैं। आज जो टर्की में बैठे हुए थे हाई टेबल्स के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे मशकूक हैं, अदालतों के बाहर बैठे हुए हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा केस तो आप देख लें, एक तो चीनी का है ऑफकोर्स, उसके अंदर 10 अरब रुपया इधर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं तो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्जाम हैं और जिनकी वजह से ये सारी हुकूमत गिरी है और गिराई गई है। मुनर और फराज वो तरीन ग्रुप था और वो तरीन ग्रुप जो है अभी वो राजा रियाज की सूरत में अपोजिशन को भी हेड कर रहे हैं और उन्होंने नायब का नाम नया प्रपोज करना है कि जनाब किसको वहां पे लगना है। ये तो सूरत हाल है। दूसरा ग्रुप उसके अंदर ये ओमनी ग्रुप है, वो पूरा उसके अंदर राजदारी का पूरा खानदान शामिल है। तीसरा ग्रुप उसके अंदर जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और उनका मौजूद है, वो जो टीटी केस जिसे कहा जाता है 16 रुपए का। ये तमाम आज सुप्रीम कोर्ट ने की चीजें मंगवा ली हैं। मगर बात यह है कि अभी मिस्टर इस्माइल को सुन रहा था मैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कि उनसे पूछा गया कि जनाब ये कोई बताएं ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन बताएं कि क्या करेंगे। तो पहली तो बड़ी मजेदार बात उन्होंने कहा जी हमें अगली दफा इलेक्ट करेंगे तो बताएंगे, इस दफा तो नहीं बता सकती। और इस तरह भी बहस हंस रहे थे कि जल्दी बड़ी थी आने की, क्या हमें जल्दी से लेके आ जाए, वो यही केसेस से निपटा रहे थे तो वो आ तो गए आप। तो ये कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ऑफ द बॉक्स में। मैं और अवैस तो हम तो रिपोर्टर टाइप लोग हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। मगर ये हफीज पाशा साहब ने भी रिसेंटली चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर एक अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। उसके अंदर पाकिस्तान के सारे मोतबर लोगों से उन्होंने मशवरा करके सादा से 2-3 काम है, मगर उसके लिए माफियाज को हाथ डालना पड़ेगा। और माफियाज कौन है? ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनकी लिस्टें पेश की हुई हैं, दे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ दोज कॉर्पोरेट माफियाज। एक फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर जो 2-3 तजावीज हैं उनमें से एक है कि जनाब एक आप इम्पोर्ट इमरजेंसी लगाएं। ये जो 70 अरब डॉलर की आपकी इम्पोर्ट चलेगी है, छोड़ दें आप रॉ मटीरियल्स को। सबसे बड़ी आपकी जो 12 पिछले साल 10 बिलियन डॉलर की थी, अभी 12 बिलियन डॉलर की अभी वो खबर देके गए हैं कि जो खुर्दोनोश की आइटम्स हैं 4 अरब का तो आपका एडिबल ऑयल आना है, बाकी 8 अरब आपका कपास और साथ में आपकी क्रॉप्स वीट आनी है। ये वीट कहाँ से आज लग रही है? ये क्यों 12 अरब डॉलर है? क्योंकि आपने चीनी ज्यादा उगाई है कपास के इलाके में और कपास की बेल्ट में, और अब आप इश्तिहार दे रही है, चीनी माफिया दे रहा है कि जनाब हमें 600 मिलियन डॉलर की ना एक्सपोर्ट करने दें। और भाई पहले इतनी ज्यादा क्यों लगी? क्यों 12 बिलियन डॉलर का आपके 600 मिलियन के लिए हमने 1200 बिलियन डॉलर की, ये क्यों हमारी इम्पोर्ट्स क्रॉप्स की होने जा रही है? और मांग कौन रहा है? कि माफिया मांग रहा है, और मांग देने वाला कौन है? वो भी माफिया है। प्राइम मिनिस्टर से मांग रहे हैं जिनकी अपनी चीनी है। उसके बाद दूसरा उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वो मखदूम अहमद महमूद JUW के मालिक, वो सबसे बड़े पाकिस्तान के चीनी के बनाने वाले वो हैं, और वो बाकी सारी टीम भी जो दाएं से बाएं से उनको भी चकरा रहा है। तो एक तो चीनी है, दूसरा है एनर्जी। ये मैं नहीं कह रहा, हफीज पाशा साहब कह रहे हैं। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 5 बिलियन डॉलर जो है ना आपके सालाना उसके अंदर गड़बड़ होती है मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज और फ्रॉड और चोरी की वजह से। और वहां पे आपने बिठाए में खुद दस्तगीर अच्छे शरीफ आदमी है, मगर उन बेचारों ने जब पिछली दफा कॉमर्स के मिनिस्टर थे तो 25 बिलियन डॉलर से 20 के ऊपर आ गई थी हमारी एक्सपोर्ट के दौर में। और वो मुसद्दस मलिक साहब का दूर दूर से पेट्रोलियम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिनको बना दिया गया इस चीज का इंचार्ज, उनको केयर टेकर में लेके गए थे और उनके अपने पता नहीं ताने बाने दाएं, तो वही माफिया है, वही लोग हैं, वही इख्तियार में है। ये बाकी वैसे तो ये सबसे जल्दी से पूछना, थोड़ा टाइम रह गया है, पर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज ऑल रिटन लेफ्ट राइट एंड इन द सेंटर, हर एक को पता है। असल बात है क्रेडेंशियल्स की कि हाथ डालने की, हाथ कौन डालेगा? हाथ कौन डालेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वैसे तौहीद साहब आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे? देखिए जाहिर बात है कि बात ये कि ये तो फंडामेंटल्स इनके ख़राब है ना, कि जितना भी आप पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए तनासब किन लोगों का है, और सारी पार्टियों पे कब्ज़ा जागीरदारों ने किया हुआ है, सरमाएदारों ने किया हुआ है। पहले कमिटेड लोग होते थे, पीपल्स पार्टी में भी, दूसरी जमात इस्लामी में भी, चाहे आपको उनसे इख्तलाफ हो उनके नज़रियात से, लेकिन वहाँ पर एक्टिविस्ट होते थे, वहाँ पे मेंबरशिप फ़ी होती थी,
अब तो जागीरदार अपने एटीएम्स लेकर आते हैं, और चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, हर जगह पे सरमाएदारों ने किया हुआ है। तो जब इख्तदार में आते हैं या फिर अपोजिशन में भी होते हैं, तो फिर एडवोकेसी किसकी हो रही होती है? उसी सरमाए की हो रही होती है, और उसी कैपिटल की हो रही होती है जो उन्होंने चोरी के जरिए किया होता था, टैक्स की एवेजन की वजह से किया होता है। और किस तरीके से वो अशराफिया बने हैं कि आप देख लें कि 5000 ख़ानदान या 4000 फैमिलीज़ अगर वो रूल कर रही हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उस मुल्क की किस्मत क्या होगी। लेकिन आपकी इजाज़त से आखिरी कमेंट खान साहब के उस कमेंट पे जिस पे पैमरा का नोटिस आया है, जो अभी आमिर भी बता रहे थे कि सब लोगों ने उसको ज़ाहिर पे तशहीर हो गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्फाज का चुनाव गलत है, और एक ऐसे जो मुंतखब वज़ीर आज़म हो, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने डॉन के अंदर इंटरव्यू दिया था, अल्फाज का चुनाव, बयान, उसका मतन गलत है। और खान साहब ने जो दिया है इंटरव्यू, और उसके अंदर ख़ास तौर पे वो जुमले, वो मेरे ख्याल में अल्फाज का चुनाव बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात ये कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी उसकी तशहीर हुई है कि वो डिफ़ॉल्ट कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट अगर हो तो उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। लेकिन मुझे ये लगता है अनफॉर्चुनेटली एक डेस्परेशन का शिकार है खान साहब। इदारों के साथ वो ताउन नहीं हो रहा जो उनका एक पेज पे मंत्रा पे था 3.5 पौने 4 साल से। खान साहब की सियासत अभी बाकी है, मुस्तकबिल की सियासत बाकी है। लेकिन अगर वो अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग से और रियासती अमूर को सियासी बयानिए में लाएंगे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ हो, तो फिर बिगाड़ होना है उन रियासती अमूर का भी और इदारों की साथ को भी ठेस पहुंचेगी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पुल जो जलाए हैं। जी आमिर साहब, मैं सिर्फ एक लास्ट जुमला कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि खान साहब तो यही डिसाइड कर लें कि उन्होंने ये न्यूट्रल वालों को अंदर बुलाना है, बाहर बुलाना है, रोज उनका जुमला बदल जाता है, उनका तो कंफ्यूजन है। पर एक इलेक्शन कमीशन साहब का भी आज बड़ा फैसला जो है ना मशकूक किस्म का आया, कंट्रोवर्शियल आया कि जनाब ये जो उनकी मखसूस सीटें हैं ये बाई इलेक्शन के बाद दी जाएंगी। ये मैं समझता हूँ टोटली गैर कानूनी है, और अदालतें भी अपना काम डिले की जा रही है। ये एक सेकंड में ये केस उड़ता है, ये हो नहीं सकता। ये शुरू में प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। माजरत के साथ आपकी बात को दरमियान में काटना पड़ेगा। अवैस तौहीद साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट नुकता बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में उठाया, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अवैस तौहीद साहब। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।